नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीसीआरपीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि टेलीग्राम पे आप लोगों को सूचित किया गया था कि कल से हम लोग घटना चक्र के टेस्ट देखेंगे। घटना चक्र ने एक तरह से टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्री के लिए स्टार्ट की जिसका नाम है सायास। ठीक है, इसके 5 टेस्ट मार्केट में आए थे, तो वही 5 टेस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट जो आपके प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं, आते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत अच्छा इसमें दिया गया होता है। तो ये अच्छा टेस्ट है। आई होप कि इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और इसका जो वीडियो इसको आप लोग शेयर जरूर करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप सिंपल से क्या करिएगा, जो ग्रुप नहीं है आपका कंपाइलेशन वाला, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको इसकी पूरी पीडीएफ मैं प्राप्त करवा दूंगा। ठीक है, तो कंपाइलेशन वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको उसकी पीडीएफ 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट मार्केट में आए, तो हमने सोचा इसको जल्दी करवा देते हैं, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा अच्छे होते हैं। बेसिकली घटना चक्र बेस्ड ही होते हैं, तो इस तरीके से आपका जो रिवीजन कह सकते हैं या फिर एक तैयारी अच्छी से हो सकती है। और ये कह सकते हैं कि 5 टेस्ट मतलब समझिए 1 दिन के अंतराल पर अगर मैं कराऊंगा तो एक आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। आप लोग क्या करिएगा, पेन कॉपी लेके, कहने का मतलब आप पूरा मेरे साथ इस तरीके से जब मैं पेपर पढ़ाऊंगा तो आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही बन रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी कम से कम 5 टेस्टों की यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी तो रेगुलर हम लोग जो टेस्ट है अलग अलग संस्थाओं के वो करते ही हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम टेस्ट आप लोग करके एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, और इसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। चलिए, आज का जो टेस्ट है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा है और अच्छे से देखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीसीएल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और कंपाइलेशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कंपाइलेशन पूरी मिल जाएगी आपको, जितने भी टेस्ट आते हैं उनकी कंपाइल जो मैं मतलब फिर से कंपाइल करके जो पढ़ाता हूँ वो कंपाइलेशन मिल जाती है, ताकि अंत के समय आप बहुत जल्दी से बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन कर सके। वही कंपाइलेशन के ग्रुप ही आपको इसकी भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जब कंपाइल करके मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला टेस्ट है यहाँ पे, ये आपका पहला टेस्ट है यहाँ पे। इस तरीके से टेस्ट नंबर 1 है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और चलिए फिर, और एक चीज़ बता दूं, यहाँ ये बाइलिंगुअल है। सबसे अच्छी बात ये बाइलिंगुअल है। ये आपका बाइलिंगुअल है, मतलब बाइलिंगुअल मतलब समझ रहे, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आसानी होगी। अर्थात दोनों लैंग्वेज वाले लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो और कोशिश भी करूंगा कि दोनों लैंग्वेज में इसको हम लोग थोड़ा सा, जहाँ पे वैसे टर्म हो अंग्रेजी में, जानने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इस तरीके से थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है ना सबको? चलिए, सबको दिख रहा होगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री खाद्य कौन सा है? मतलब जो भारत में समुद्री चीजें होती हैं जो खाने वाली, उनमें से सबसे ज्यादा किसका निर्यात करता है भारत? बताइए। आपके ऑप्शन ये रहे तो झींगा करता है। किसका? झींगा। आपका आंसर यहाँ क्या बन जाएगा? तो झींगा। कहने का तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हो गया आपका झींगा। तो इस तरीके से आप लोग ये आंसर यहाँ पे भी इंग्लिश में भी लगा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से पहले मार्क लगा लीजिए। उत्तर से दक्षिण की दिशा में निम्नलिखित पहाड़ियों का सही जो अनुक्रम है, ये वो कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, मतलब आपको इधर किधर से आना है? इस तरीके से आना है। ये प्यारा भारत का मैप हो गया, तो इस तरीके से इधर से आना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आना है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब सबको पता है नल्ला मलाई जो आपको पता है कहाँ पे पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। कि आपका कहाँ पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। ठीक है, जवादी की अगर बात करें हम लोग तो ये आएगी तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी? तो उसके बाद नीलगिरी, फिर नमलाई, यही आती है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। सी आपका आंसर ये बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? बताइए। गोला मंदाता है, नंदा देवी है, कामेट है और आपका नंगा पर्वत है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, सबको पता है, पीसीएस का पीवाईक्यू है ये। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो गुल्ला मंदाता ये आपका तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पे? ये तिब्बत के क्षेत्र में पड़ती है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये बन जाएगा, कौन सा? ए वाला ना। ये आपका तिब्बत के क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपको यहाँ पे कि कच्छ का भूदृश्य है, द लैंडस्केप ऑफ कच्छ इज क्या? बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि आपका इस तरीके से निम्नस्थ समतल तथा बालूकायम मैदान है, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि है, केवल बालू है या फिर पहाड़ी है? क्या आंसर बन सकता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। दरअसल ये निम्नस्थ एक तरीके से समतल तथा बालूकायम मैदान है। ठीक है, कुल मिला के आपका ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है कि मैं ये आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे जो प्रश्न है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। देखिए, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है कि बेसिकली ये आपका केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में
जो आपका है वो पाया जाता है, मतलब उसमें इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है कुल मिला के ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 5वें का, तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में ये फैला हुआ है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्रियाशील है, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वाल कौन है, यहाँ पे बताइए कौन से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अकांकागुआ है, एटना है, किलिमंजारो है, वेसुवियस है, बताइए क्या आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 6 का। तो छठे का आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो देखा एकांकागुआ तो नहीं है, ठीक है। इतना जो इटली वाला ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और बात करें वेसुवियस, तो एक तरह से भूमध्य सागर में है, ये भी एक तरह से एक्टिव ज्वालामुखी है ना। और किलिमंजारो तो ये एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। तो इस तरीके से आंसर आपका डी बनना चाहिए, डी बनना चाहिए। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या किसका, छठे के लिए ना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप क्या कह रहा है, थोड़ा देखा जाए। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर संबंध है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द रिंग ऑफ फायर, जैसे भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, या फिर जंगल की आग से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जंगल की आग से कोई इसका तात्पर्य नहीं है, कोई इसका संबंध नहीं है। देखिए जो रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, जो प्लेटें एक तरह से समर्ज हो रही है ना, मतलब टकराती हैं आपस में, तो यहाँ पे भूकंप आते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, और प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस तरीके से आपका देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा प्रश्न संख्या 7 के लिए, तो ये बनेगा, ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अगला कह रहा है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताइए आप लोग यहाँ पे। प्रश्न संख्या 8 का आंसर अल्टीमीटर होगा ना, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बैरोमीटर से आपको पता है कि क्या नापा जाता है, क्या नापा जाता है, तो एक तरीके से देखा जाए प्रेशर नापा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही छोर दिखता है, क्यों ऐसा होता है। वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज, बताइए क्यों। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा। दरअसल देखा जाए चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है, बिल्कुल यही कारण है। आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक। किस तरीके से आप लोग ये आंसर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही हो जा रहा है। चलिए बाकी कुछ पढ़ना यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगला कह रहा है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें, कथन कारण वाला प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहला कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो तापमान है वो प्राप्त होता है। कारण कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से देखा जाए नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये बात तो सही लग रही है और सही है भी ये, PYQ वही है, ठीक है। फिर क्या है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, बढ़ा नहीं देता, घटा देता है, ये क्या कर देता है, ये घटा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए तो कारण गलत होगा, कारण आपको यहाँ पे देखा जाए तो गलत होगा, घटा देता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या बना, ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल बन गया। डिक्रीज कर देता है यहाँ पे, आप लोग जो लिखा है ना साल रेज कर देता नहीं, डिक्रीज करता है। चलिए तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन गया, तो सी बन गया, सी आपका आंसर हो गया। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, चलिए ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि मानव में संतान के लिए जो लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसमें स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 के लिए। 11 में अगर देखा जाए तो मानव में संतान के लिए जो लिंग का निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो स्त्रियों की प्रमुख भूमिका नहीं होती, मेल की होती है। अर्थात आपका एक तरीके से देखा जाए मनुष्य जो एक तरीके से मेल की होती है, ठीक है। क्योंकि जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कारण आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से देखा जाए तो ए गलत है परंतु आर आपका सही है, ये चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो कुल मिला जुला के सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है कौन, तो यहाँ पे मेल करता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका पैथोजन होता है, जो सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड जो होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है, वो क्या है। प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए आप लोग यहाँ पे। प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो राइनो वायरस होते हैं ये सब, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो राइनो वायरस कहने के बाद आपका बी आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय अर्थात इन्फेक्शियस आपकी डिजीज है। जैसे कि पहला कह रहा है फुट एवं माउथ डिजीज, ठीक है। फिर आपका दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा आपका ब्लैक जो क्वार्टर डिजीज होती है, और चौथा आपका काउ पॉक्स, ठीक है। बताइए इनमें से क्या आपका आंसर बनेगा, इनमें से कौन सी एक तरह से संक्रमण वाली बीमारियां हैं। क्या हो जाएगा 13 का आंसर, तो चारों है ना, ये पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी और चौथा भी है। आंसर आपका बन रहा है यहाँ पे सिंपल सा डी,
ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। धान, नील हरी शैवाल, मटर राइजोबियम आपका जो यहाँ पे देखा जाए तो लिग्यूमिनस जो सीरम होता है। इसके बाद गेहूं में एजेक्टोबैक्टर और मक्का में एजोला। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 14 में आपको पता है कि एजोला कभी मक्का में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है, धान में होता है। कहाँ पे होता है, ये धान में होता है। तो इस तरीके से ये गलत होना चाहिए था। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे डी बन गया। ठीक, चलिए अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, ये कह रहा है हाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर बेसिकली नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का नियंत्रण करता है। बताइए सबसे पहले अगर पता होना चाहिए आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे कि जो मेयर होते हैं वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला आपका देखा जाए किसमें है, सब में, चलिए कोई बात नहीं। फिर नगर जो निगम होता है उसका पदेन सदस्य भी होता है, दो आपके यहाँ पे ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद देखा जाए कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है ना, ये नहीं करते हैं। इस तरीके से आपका आंसर 1 2 3 होना चाहिए, तो बी आंसर आपके यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बी आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो आपका बी आंसर यहाँ पे बन जाएगा, बी आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार सही सुमेलित आपको यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। ठीक, चलिए बताइएगा आपको यहाँ पे कौन सा जो पश्चिम बिहार है आपके यहाँ पे देखा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए बताइए आपको यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते ताकि आपको दिखे, कोई बात नहीं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ ना, इनकरेक्टली मैच मतलब सुमेलित नहीं है। जैसे पश्चिम बिहार और स्थान है समस्तीपुर, रायबरेली, नवाबगंज आपका इलाहाबाद में, बखीरा संतकबीर नगर, सांडी हरदोई। सबको पता है नवाबगंज इलाहाबाद में कब से हो गया। आंसर आपका आंसर यहाँ क्या बन गया, तो आपका बी बन गया। स्कोर आने चाहिए अच्छे खासे, प्रश्न बहुत अभी कठिन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नवाबगंज कहाँ पे थोड़ा सा कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। ठीक, चलिए कुछ चीज़ें आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अगला कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से समूह परितंत्र के आपका अजैव तत्व शामिल होते हैं, मतलब एक तरह से अबायोटिक कंपोनेंट है। कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से, इस तरीके से कर लेता। ठीक, चलिए हो गया ना आपसे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिकी तंत्र में केवल अजैव तत्व शामिल होते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट आपके यहाँ पे कौन से हैं। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, सिंपल सा जो नॉन लिविंग होते हैं, जो आपका निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव क्या होगा यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो आपका 17, इसका आंसर देखा जाए तो आपका बताइए मृदा है, खनिज पदार्थ, पवन और आपका क्या है तो वर्षा है, यही होगा ना। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा, क्योंकि मेढक यहाँ पे सजीव हो गया। ठीक है, इस तरीके से घास फूल भी आप घास और फूल ये सब आपके सजीव हो गए, और मृदा घास यहाँ पे फिर से वही मधुमक्खियाँ वगैरह सब सजीव हो गई। तो आपका आंसर सी सही है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको इकोटोन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इकोटोन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगी, इकोटोन की परिभाषा दे रहा है। ठीक, सिंपल सा आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला कह रहा है निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मतलब एक तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो गैसें मतलब एक तरह से समुच्चय मतलब ग्रुप दिया गया है। बताइए 19 का आंसर क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। ठीक है, इस तरीके से वाटर वेपर जो होता है। आपका आंसर यहाँ पे सिंपल से क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर सिंपल से यहाँ पे बन जाएगा सी वाला ना, सी वाला। चलिए 20वां प्रश्न कह रहा है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, मतलब इट विल बी ट्रू दैट इंडिया इज डिफाइंड एज। बताइए 20 का आंसर क्या बनेगा। तो सिंपल सा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्या ये सही बात है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा कौन सा, तो बी वाला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक, चलिए 21वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण मतलब इकोनॉमिक्स जो लिबरलाइजेशन होता है शुरू हुआ था। बताइए 21 का आंसर क्या बनेगा। तो औद्योगिक लाइसेंस नीति के जो नीति थी उसमें वास्तविक बदलाव के साथ ना, यही था ना आपका आंसर 1991 की बात है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा ए वाला आपका बिल्कुल सही है, मतलब विथ अ रियल चेंज इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी। ठीक है, यही इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन इंडिया की शुरुआत हुई थी इस तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, हाँ कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये रहा प्रश्न थोड़ा सा, चलो उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो दरअसल इसका ये कारण है कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सिंपल से क्या बन रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित जो निम्न कथन दिए इन पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। जैसे इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। 23 का आंसर क्या बनेगा, सिंपल सा आपका बताइए यहाँ पे, चलिए बताइए।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर अमर्त्य सेन के सुझाव जो थे उनके अगर हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करें तो इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये बात इन्होंने नहीं कही थी, ठीक है। हाँ, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, ये बात इन्होंने बताई थी। और सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की जो आर्थिक सुरक्षा वो होनी चाहिए। अब इस अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इस तरीके से 2, 3, 4 आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। 2, 3, 4 मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे, थोड़ा सा देखा जाए, ये रहा। निम्न में से नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाई, आपको पता है, सबको आसान सा प्रश्न है, किसने किया था बताइए? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने बनाया था ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। बख्तियार खिलजी ने इसको तो एक तरह से देखा जाए क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था ना, लेकिन बनाया किसने था? कमेंट में बताइएगा। बिहार में तो है, ठीक है, बताइए किसने बनाया था। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या फिर चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए आपका होता था या किया जाता था, बताइए। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द टर्म आपका मुकद्दम और चौधरी वाज यूज बाई होम, मतलब यूज फॉर होम, किसके लिए आपका एक तरह से प्रयोग किया जाता था। तो 25 का आंसर क्या बन के आ रहा है यहाँ पे बताइए? तो गांव का जो सरपंच होता था ना, गांव के सरपंच को, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सिंपल से क्या बनेगा, तो ए बन जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है ना, चलिए। तो आपको पता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द मतलब आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में ना, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में, मात्र एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कौन कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एस मतलब सेकुलर, एक एस का मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या जाएगा, सोशलिस्ट, और आपका यहाँ पे इंटीग्रिटी, मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या, समाजवादी, और तीसरा देखा जाए तो आपका अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की यहाँ पे क्या लिखा है, मलिका, ठीक है, की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत सरकार का अधिनियम, जो कि कौन सा था, 1858, ठीक है। चलिए कह रहा कि यहाँ पे देखिए, हाँ ये कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया, क्योंकि, बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि दरअसल क्या हुआ था, इस दिन को 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इस तरीके से आपका आंसर इसी कारण बन जाएगा क्या, तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? जैसे राजभाषा भाग 17 में कह रहा है, जो कि सही है। संघराज क्षेत्र भाग आपका किस में कह रहा है, 8 में। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में। निर्वाचन आपका भाग किसमें, तो 11 में कह रहा है। बताइए, बहुत आसान से प्रश्न है कि नहीं, आसान प्रश्न भैया, क्योंकि निर्वाचन आपका भाग 11 में नहीं आता है, किस में है बताइएगा आप लोग। ऐसे प्रश्न आप लोग बताइएगा, अगर मैं बताऊंगा तो फिर क्या मतलब है ना, आप लोग कमेंट में बताएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बताइएगा। निर्वाचन आपको पता है कि भाग 11 में तो नहीं आता है, किस में आता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 तक आता है, इतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला कह रहा है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे राज्यों के राज्यपाल से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है। संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है वो घोषित किया गया। चलिए बताइए 30 का आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले अगर बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, हाँ कर सकता है। संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख घोषित किया गया, नहीं भैया, वास्तविक कार्यकारी तो प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री जी होते हैं ना राज्य में। तो इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा ना, आंसर आपका 1 और 2 बनेगा, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा बन जाएगा 30वें का। 31वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखा जाए, कह रहा हालिया नीति आयोग रिपोर्ट्स और सहकारी संघवाद की चुनौतियों के संदर्भ में विचार करना आपको। जैसे नीति आयोग संवैधानिक संस्था है जो राज्यों को नीति निर्धारण में भागीदारी बनाती है। सहकारी संघवाद का अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रशासन। जीएसटी परिषद संघीय ढांचे का एक उदाहरण है। आपको बताना सिंपल है इसमें क्या आपका सही हो रहा है। चलिए बताइए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है सबको पता है गलत है, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था ना होकर संवैधानिक उत्तर निकाय है, ना कि वैधानिक निकाय, ना ही संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इस तरीके से ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। कौन सा, पहला वाला। दूसरा वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सहकारी जो आपका सहकारी संघवाद होता है उसका अर्थ यही होता है केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह से सहयोगात्मक प्रशासन होना चाहिए। जीएसटी परिषद संघीय ढांचे का एक उदाहरण भी है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आंसर 2 और 3 बन जाएगा। 2 और 3 बताओ आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा ना, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे डी वाले। ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है मित्र मेला के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम क्या था? यहाँ पे नहीं, मित्र मेला द्वारा, मित्र मेला फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे बताना कि द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो बेसिकली विनायक आपका वीडी सावरकर के द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था ये। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर 33 का क्या बनेगा? बी बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? बताइए, आसान सा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या बनेगा? तो बन जाएगा क्या नाम इनका? तो बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो ए वाला आंसर आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपके ऑप्शन ये रहे, बताइए क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह, लाला लाजपत राय जी, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर आपका बनेगा बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। ये आसान सा प्रश्न है। ठीक है, सबको पता होगा ये। चलिए यहाँ पे सुमेल करना थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से बड़ा करके सुमेल कर लेते हैं। आइए सुमेल करते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये हो जाएगा 36वां। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें चारागाह, फिर जमींदारी, फिर कृषक, फिर नगरी। तो ये आपका सिंधु घाटी और उत्तर वैदिक जो एक तरीके से समाज था उससे संबंधित ये काल है, उनके बारे में कैसे काल थे उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो आपको पता है उस हिसाब से मैच करिए। देखिए नगरीय जो सभ्यता मिलती है वो कौन सी थी? तो नगरीय सभ्यता की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? नगरीय सभ्यता तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, तो मतलब आपका 4 पे ए हो जाएगा, यही ना? या फिर ए पे 4 जो कह लीजिए आपका मन। ठीक, इसके बाद देखा जाए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो उत्तर वैदिक समाज की अगर मैं बात करूँ कैसा था ये उत्तर वैदिक समाज? उत्तर वैदिक समाज पूछा आपसे तो कृषक हो गया था, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। अब आदमी क्या हो गया? कृषक हो गया। ठीक, जो ऋग वैदिक समाज था ये चारागाह था, कह सकते ये चारागाह था, कबीलाई सिस्टम चलता था यहाँ पे। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था आ गई, यही ना आपका आंसर बनेगा। तो आंसर आपका यहाँ पे डी बन गया। ठीक है, डी आपका आंसर बन गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए। हाँ, ये कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर सबको पता है अर्धमगधी भाषा में। अर्धमगधी भाषा में आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि नटराज नृत्य में या नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 भुजाओं वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सब PYQs है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। 1 और 2 दोनों सही है। अगर आप लोग जो PYQs है उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो है इन पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन सही है। जैसे ये राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक की गई पहली क्या है परियोजना है? ये परियोजना बेतवा नदी से केन में जो अधिशेष जल होता है उसको स्थानांतरित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है या रखती है। केन और बेतवा दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। चलिए बताइए आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 39 का 39 का आंसर क्या बनेगा बताइए आपको यहाँ पे? देखिए सबसे पहले बात करें ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसके बारे में, तो यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई पहली परियोजना। ये बात तो बिल्कुल सही है। यह परियोजना बेतवा नदी से केन नदी में अधिशेष जल को स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया। नहीं, ये नहीं है, उल्टा लिखा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। और केन और बेतवा दोनों गंगा की सहायक नदी कब से भैया? ये तो गलत हो ही जाएगा, चंबल की सहायक नदी है ना। चंबल सिंध बेतवा केन ये सब यमुना की सहायक नदी है ना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब यमुना की सहायक नदी है ना कि गंगा की। ठीक है, यहाँ पे यमुना कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए तो आज आंसर आपका बना यहाँ पे क्या? केवल एक आपका आंसर बन गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। ठीक, फिर कह रहा ये महंगाई भत्ते और जो महंगाई राहत होती है उसके पुनः निर्धारण हेतु फार्मूला सुझाता है। वेतन आयोग की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं और राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। चलिए बताइए आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 40 का
तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल 2 आंसर आपका यहाँ पे सही बता रहा है, केवल 2 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे जीडीपी की वास्तविक जो वृद्धि दर है 2024-25 में घटी है, जबकि नामात्र दर अपेक्षाकृत अधिक हुई है। निम्न में से कौन सी नीति प्रतिक्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? प्रश्न संख्या 41 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए आप लोग यहाँ पे। तो दरअसल यहाँ पे आपूर्ति पक्ष सुधारों को प्रोत्साहन देना जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा बी बनेगा ना, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जा रहा है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपका कि भारत और अमेरिका द्वारा 2025 में शुरू की गई आपका ट्रस्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। यहाँ पे जो ट्रस्ट पहल है जो कि भारत और अमेरिका के द्वारा स्टार्ट की गई है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए 42 का आंसर कि यहाँ पे सामरिक तकनीकों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को एक तरह से सशक्त आपका करना है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या बना, आंसर आपका बना बी। ठीक, अगला कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक प्राप्त किए और उसकी रैंकिंग क्या थी? 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, उत्तराखंड में हुए थे ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 43 का, तो 56 पदक के साथ 13वीं रैंक थी यहाँ पे। तो आंसर आपको यहाँ पे बी बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के फाइनल मैच में या फाइनल मैच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, नहीं ये इंग्लैंड में खेला गया था ना। तो इस तरीके से गलत है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक, फिर क्या दक्षिण अफ्रीका ने संस्करण में अपना पहला खिताब अपने नाम किया या फिर जीता? तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली बार अफ्रीका जीती है। ठीक, और यहाँ पे भारत उपविजेता रहा, नहीं ऑस्ट्रेलिया रही थी। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। स्टीव स्मिथ को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था, नहीं गलत बात है ये भी। दरअसल उस मैच में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, एडम मैकरम को मिला था ना। अगला कह रहा है आपने यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि भारत में चिनाब रेल की पुल स्थापना का भारत में चिनाब रेल पुल की स्थापना का जो रणनीतिक महत्व है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 45 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जम्मू से कश्मीर घाटी तक अखंड रेलवे संपर्क बनाना, यही इसका एक तरह से मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अगला कह रहा है कि महाकुंभ आयोजन की तिथि निर्धारित करने में मुख्यतः किन खगोलीय स्थितियों की भूमिका होती है? तो 46 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनना है, बताइए। 46 का आंसर दरअसल बनेगा बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की जो राशि स्थिति है उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे ए बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 25 जून 2025 को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे गए? तो एक्जिम 4 मिशन के तहत। ठीक है, अगला कह रहा है मई 2025 में किन 3 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा यहाँ पे प्रदान किया गया है? 48 का आंसर बनेगा क्या, बताइए। तो आपका आंसर AVNL, MIL और ILO। ठीक है, IOL। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर बी बनेगा ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कथन कारण वाला प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत ने 2035 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कारण कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुभव से दीर्घकालिक मानव अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकी आधार मिलेगा। आपको सही बताना, 49 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, बताइए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो आर तो सही लग रहा है। यहाँ पे 2040 है ना, 35 नहीं 40 तक मानव को भेजना है ना। ठीक है, तो ये गलत जाएगा ना, आंसर आपका बनेगा केवल आर सही है। ठीक है। 50वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किस प्रमुख आयोजन के दौरान हुआ था? तो बताइए। तो 50 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखा जाए महाकुंभ के दौरान। ठीक है, सब करंट अफेयर आप लोग पढ़े होंगे। कह रहा है कि जल शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो 51 का आंसर सिंपल सा बनेगा, एक से विपरीत जो परासरण होती है आपका आरओ जिसको कहते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या बनेगा? तो काला दिखाई देगा, कि इन्वायरमेंट नहीं होता तो इसलिए काला दिखाई देगा ना। ठीक है, चलिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? 53 का आंसर क्या बनेगा? तो आपका यूरेनियम हो जाएगा इनमें से, तो ना यूरेनियम हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? बताइए तो कौन से पीतल के घटक, मतलब पीतल किससे बनता है कुल मिलाकर, सिंपल आपसे ये पूछ रहा है। तो जस्ता और तांबा ना, जस्ता और तांबा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। कहने का मतलब आपको यहाँ पे देखा जाए तो जिंक और कॉपर ना, यही ना आंसर बनेगा। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक सजीवों में नई जाति
की जो उत्पत्ति उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 55 का आंसर क्या बनेगा आपको बताइए। जो प्राकृतिक वर्णक वर्ण होता है वही आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कह रहा है किसी जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है। मतलब व्हाट इज द कंप्लीट सेट ऑफ सेंट्रल डीएनए इन एन जो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं ना इसको। जीनोम आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, तो जीनोम आंसर आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित आपके यहाँ पे वायरस संबंधित आपकी बीमारियां हैं। तो यहाँ पे देखिए तबियती दे रहा है अर्थात टीबी, ये तो जीवाणु से होता है, ये नहीं होगा। मप्स, रेपिस, हर्पिस ये हो सकता है, ये सब वायरस से होते हैं। यहाँ पे फिर से टीबी दे रहा है तपेदित, और आपका फिर से क्या दे रहा है, यहाँ पे भी टीबी दे रहा है। ठीक है भैया, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और बताएं कि नदियों का उत्तर से दक्षिण सही दिशा क्या होगा ना, ये पूछा ना, उत्तर से सही दिशा क्रम क्या होगा। तो किशन गंगा है, फिर आपका वेन गंगा है, फिर पेन गंगा है। ठीक, 58 का आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका किशन गंगा होगी उत्तर के हिसाब से है, फिर गंगा आएगी, फिर आपका वेन गंगा, फिर पेन गंगा। ठीक, आंसर 1 2 3 4 बनेगा ना, 1 2 3 4 बनेगा। चलिए अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप जो मेखला होती है उसमें नहीं आता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप नहीं आते हैं ऐसा पूछ रहा है। उत्तराखंड है, कर्नाटक पठार है, कच्छ और आपका जो हिमाचल प्रदेश है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तो सबको पता है कर्नाटक का पठार बन जाएगा ना। ठीक, चलिए अगला निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। जैसे कि जो हरमुज आपकी जल मध्य है उसमें प्रतिदिन पार करने वाला तेल विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा होता है। यह जलडमरू मध्य ऐसे भौगोलिक स्थान पर स्थित है जहां दोनों ओर के तटीय क्षेत्र क्रमशः ईरान और ओमान की क्षेत्रीय सीमा में आते हैं। आपको सही बताना है, 60 का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है ना, आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। ये करंट अफेयर में भी था। अगला कह रहा है आप यहाँ पे कि कथन कारण है, कह रहा है कि कथन प्रायद्वीपीय भारत में तालाबों और टैंकों द्वारा सिंचाई जो है वो प्राचीन काल से प्रचलित आ रही है, मतलब प्रचलित रही है। कारण कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्र में ग्रेनाइट और कठोर अग्नि चट्टाने जो थी उससे निर्मित है। 61 का आंसर क्या बनेगा, तो कथन कारण दोनों सही है लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर पा रहा है ना, सही है ना। आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा क्या, आपका आंसर भी बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सुमेल का नाम है, सूची को सूची दो, कुछ घास के मैदान है और कहाँ पे या फिर किस महाद्वीप में या फिर देश में पाए जाते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या जो अगला है उसको सुमेल करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले कह रहा है आपका स्टेपीज। स्टेपीज आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो ये जो यूरेशिया वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे ना, तो आपका यहाँ पे रूस लगा सकते हैं हम लोग। प्रेरीज कहाँ पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वेल्ट कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में जाएगा ना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बॉलर क्रिकेट में बोल्ड बहुत करते थे, इस तरीके से मैंने आपको याद कराया है। और डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपका गेंद होती है बहुत बाउंस करती है। ठीक है, तो डाउन्स इस तरीके से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर क्या बना, 3 1 2 4, आपका आंसर यहाँ पे बन गया सी वाला। ठीक, चलिए बाकी अर्जेंटीना में आपका पंपास पाई जाती है, पूछताछ हंगरी में पाई जाती है, सवाना आपको पता है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका में जो वो क्षेत्र है आपका उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र उधर पाई जाती है। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। और आपका क्या बचा, एक न्यूजीलैंड में, क्या न्यूजीलैंड में घास का मैदान है जिसका नाम क्या है, तो आपका कैंटरबरी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कथन कारण है, कह रहा है कि देखा जाए कथन कह रहा है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं क्योंकि यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब की जो पट्टी होती है उसके अंतर्गत आते हैं। कारण कह रहा है इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें ऊपर उठती हैं जिससे वर्षा की संभावना अधिक होती है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 63 का आंसर। देखिए 63 का आंसर अगर देखा जाए तो पहला तो सही है, क्योंकि अगर देखा जाए विश्व के अधिकांश उष्ण जो मरुस्थल है अर्थात गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अवस्थित है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब की पट्टी पाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें ऊपर उठती हैं जिससे कि वर्षा की संभावना अधिक होती है, कि वर्षा अधिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मरुस्थल पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत होगा यहाँ पे ना। ठीक, तो आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही है परंतु आर आपको यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। कुछ जिला है और प्रमुख जो खनिज संसाधन वहाँ पाए जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 64 में। ये कह रहा है आपके यहाँ पे कि जैसे सोनभद्र है, प्रयागराज है, ललितपुर है, मिर्जापुर है, तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है,
सोनभद्र में आपका क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो चूने के पत्थर पाए जाते हैं। चूना का पत्थर, ये सही लग रहा है, यहाँ पे 4 मिला सकते हैं आप लोग। ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ए पे 4। अगर प्रयागराज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो शीशे वाली बालू पाई जाती है। और ललितपुर में क्या पाया जाएगा? तो ललितपुर में आपका यहाँ पे तांबा पाया जाएगा। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर जो क्ले होता है, ये पाया जाएगा ना, यही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बना? यहाँ पे आंसर आपका क्या बना बताइए आप लोग। तो 64 का आंसर आपका बन गया बी। बी आपका आंसर बन गया। अगला कह रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया आपका गया था। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब ये 65 का आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? तो 65 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो पहला भी सही बन रहा है, दूसरा भी सही बन रहा है। आंसर आपका सी बन जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि दोनों ही कथन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहे हैं। 66 कह रहा कथन कारण है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक वृद्धि आवश्यक है। फिर कह सतत विकास का उद्देश्य भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रश्न संख्या 66 का आंसर क्या बनेगा बताइए। देखिए दोनों ही कथन और कारण सही है, लेकिन आप लोग लग रहा है ये व्याख्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा ना, तो आंसर आपका यहाँ पे कथन कारण दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा। आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आपका आंसर यहाँ पे बनेगा बी वाला ना। ठीक है, बी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए थोड़ा सा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सही रूप से दर्शाते हैं। जैसे पहला कह रहा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में समानतः यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है, जो कि उच्च ऊर्जा उत्सर्जन के लिए उपयुक्त होते हैं। 67 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि क्या कह रहा है थोड़ा सा देखा जाए, इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं, फ्यूजन पे होता है, फिजन पे होता है, ये आपका फिजन पे होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल दो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। 67 के बाद 68 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से किस कारण वायु प्रदूषण को प्रत्यक्ष, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है, जिसका प्रभाव जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर सल्फर के ऑक्साइड जैसे जो प्रदूषक है के रूप में वायुमंडल में दिखाई देता है। 68 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा बताइए आप लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर बनेगा कोयला और जो पेट्रोलियम ईंधन है उनके दहन से ना। आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे क्या, तो बी वाला सही लग रहा है। ठीक, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित जो क्रिया है इन पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, प्रशोषण, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। इनमें से कौन सी जो क्रिया है पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वायुमंडल में जोड़ती है। अच्छा, क्या करती है? जोड़ती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न ये। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये आपका CO2 ग्रहण करता है, तो ये जोड़ती नहीं है, कम करती है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर नहीं होगा। हाँ, शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ऑब्वियस सी बात है जोड़ेगी। जब पदार्थ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ये भी जोड़ेगी। जन्म की क्रिया से तो होती है। तो इस तरीके से आपका 2, 3, 4 बनना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पे सी बन गया। ठीक, चलिए 69 हो गया। 70 देखे थे क्या कह रहा है आपका कि मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल क्या कहलाता था। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर कुलकर्णी ना, कुलकर्णी आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। 71 कह रहा है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न जो शैलियाँ उनको दर्शाते हैं। आपका आंसर 71 का बनेगा चित्रकला। चित्रकला मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तो बी आंसर बन जाएगा। ये सब घटना चक्र के, आप घटना चक्र की टेस्ट सीरीज करें तो घटना चक्र के प्रश्न होंगे। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए तो प्राचीन स्थल और आपका पुरातत्व खोज। यहाँ पे हमें क्या करना, सिंपल सा तो सुमेल करना। आइए सुमेल करने की कोशिश करते हैं। लोथल, तो यहाँ पे गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, गुजरात में है ये। ठीक, कालीबंगा, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, तो धौलावीरा से अगर देखा जाए तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। और बनावली की बात करें तो पक्की मिट्टी से बनी हल की जो प्रतिकृति वो मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर 72 क्या बना, तो सी बना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत जो हैं संबंधित प्रवचन संकलित हैं। यहाँ पे नैतिकता की बात हो रही है। ठीक है, बताइए, नैतिकता की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए 73 का आंसर क्या बनेगा, तो सुत्त पिटक हो जाएगा। सुत्त पिटक आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और विनय पिटक में नियम वगैरह दिए गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे सिंपल सा डी लगा लीजिएगा।
अगला अगर 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजी जो सेना थी उसकी शिष्टता, या विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी। तीसरा कह रहा है आपका समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव भी था। चलिए बताइए 74 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो 74 का आंसर तीनों ही कारण हो सकते हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो इस तरीके से आपका आंसर 1 2 3 मतलब डी आंसर बन सकता है यहाँ पे। ठीक। अगला कह रहा है अवध में एका जो संगठन था संबंधी था। बेसिकली आपको पता है अवध में एक तरह से एक आंदोलन चलाया जाता है 1900 कब 21-22 में। ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये बेसिकली किससे संबंधित आपसे ये पूछ रहा है, तो ये किसानों से संबंधित था। मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में आपको बताना कौन से कथन यहाँ पे सही है। रॉलेट अधिनियम आपका सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। 76 का आंसर आपका क्या बनेगा? देखिए पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा तो अलग है क्योंकि 1919 का जो अधिनियम आया था उसके बाद मतलब उसका एक तरह से विरोध किया गया था यहाँ पे ना। तो 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग बी आंसर लगा लीजिएगा। 77 कह रहा है आप यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर थोड़ा विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन आपके सही है। जैसे तीसरा गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का बंद किया था। चलिए बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बेसिकली तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के मतलब 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। नहीं, ये बात गलत है। दरअसल 1919 में जो साइमन कमीशन बेसिकली आता है ना, वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसके हिसाब से 1935 का अधिनियम बनता है। ये बात गलत है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तो इस तरीके से केवल 2 आप लोग आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक। चलिए सूची को सूची 2 से शामिल करना कुछ आर्टिकल और उसके अंतर्गत क्या आता है आपको सिंपल से ये बताना है। बताइए प्रश्न संख्या 77 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा ना? 77 पे आ गया ना, हम लोग यहाँ पे देखा जाए 78 पे, माफ करिए 78 पे आ गया। ठीक। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 54 तो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सही है। इसमें आमने सामने चला गया। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, हाँ सही तो है, यही है। और 155 में राज्य की मतलब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात होती है, सही है। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात होती है, सही है। 1 2 3 4 कहाँ दिया गया? तो आपका 1 2 3 4 ए ऑप्शन में दिया गया। ए आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलिए ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत आसान सा प्रश्न, सबको आ रहा होगा ये आंसर। बताइए सबसे पहले अगर बात करें भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि ब्रिटेन से हम लोगों ने एकल नागरिकता ली है। ठीक। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता नहीं, केवल नागरिक होना चाहिए। नागरिकता केवल नागरिक होना अनिवार्य, जन्म से नागरिक होना हमारे यहाँ अनिवार्य नहीं, वैसे में है। ठीक है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई हो, तो ये भी आपको पता है कि गलत है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए क्यों नहीं, अगर एक तरीके से वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा फिर से तो चली जाएगी। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं इस तरीके से, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल एक आंसर बनेगा ना, केवल एक मतलब ये आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक। चलिए 80 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेड मोड टनल जम्मू कश्मीर के आपका गंदेरबल जिले में स्थित है। ये टनल श्रीनगर लेह राजमार्ग पर आपका देखा जाए तो थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई गई है। ये परियोजना भारत म्यांमार सीमा पर व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित की जा रही है। 80 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए पहला आपका सही है। ठीक है, पहला आपका सही है यहाँ पे देखा जाए, दूसरा भी आपका सही है, ये तीसरा आपका यहाँ पे गलत बता रहा है। तो इस तरीके से 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जलवाहक जो योजना है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जैसे ये योजना केवल राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका 1 है, इसको गंगा नदी पे आपको पता है गंगा पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है। दूसरा कह रहा है ये योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोतों को ही प्रोत्साहन यहाँ पे देती है। पात्र मार्गों परियोजना के तहत कुल परिचालन व्यय का अधिकतम 35% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आपको सही बताना है, 81 का आंसर क्या सही बना बताइए। तो सबसे पहले अगर बात करें जो जलवाहक योजना है, ये आपका जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट और सेकंड बता रहा है पर ही नहीं है, इसके साथ साथ कई और है ना, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और दूसरा भी आपका गलत है, तीसरा आपका सही बता तो केवल 3 आंसर लगाइएगा। ठीक। चलिए पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है। प्रश्न संख्या 82 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा बताइए।
तो सबसे पहले अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो बाल अनुकूलन पंचायत ये शामिल है, स्मार्ट पंचायत तो नहीं शामिल है, सुशासन पंचायत शामिल है, और महिला अनुकूल पंचायत भी शामिल है। तो 1, 3, 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरीके से आंसर आप लोग भी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ISFR की जो रिपोर्ट आई 2023 वाली, उसके अनुसार कुछ आपके यहाँ पे राज्यों का वनावरण क्षेत्र के हिसाब से दिया गया है, आपको यहाँ पे रैंक के साथ मिलान करना है। आइए देख लेते हैं 83 का आंसर क्या बन रहा है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश तो ये प्रथम स्थान है अगर एरिया वाइज देखा जाए तो, फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, सही है। छत्तीसगढ़ आपका तीसरे स्थान पे, उड़ीसा आपका यहाँ पे देखा जाए तो चौथे स्थान पे ना, यही है ना। आंसर आपका बनेगा 1, 2, 3, 4, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा क्या, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ए वाला। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को पुरुष 10,000 मीटर और 5,000 मीटर में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया है। तो 84 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, तो गुलवीर सिंह। आपका आंसर यहाँ पे गुलवीर सिंह हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का कैंपस लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। दूसरा करिए, उत्तर प्रदेश में पहला विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस होगा। 85 का आंसर क्या बन रहा है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दरअसल ये आपको बताना होगा कि वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय या फिर कौन सा विश्वविद्यालय, मतलब कौन सा कैंपस बन रहा है। हाँ ये तो आपका सही है, दूसरा ना आपका सही है यहाँ पे। थोड़ा बताइएगा आप लोग, तो कमेंट में बताइएगा जरूर। 85 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो केवल 2 बन जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, और उसके सॉफ्टवेयर वह जो आपका एल्गोरिथम विकास होता है, किन प्रमुख तकनीकों या जो कंपनी है उनकी भागीदारी इसमें है। तो सबसे पहले अगर प्रश्न संख्या 33 को देखा जाए तो अमरावती में बन रहा है। TCS और आपका यहाँ पे देखा जाए तो कौन है, आपका IBM है ना। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 87 का आंसर क्या बनेगा। दरअसल खसरा आपका यहाँ पे देखा जाए, जो खसरा होता है ये आपका मोरवीरी वायरस के कारण होता है, जो बुखार और लाल चकत्ते उत्पन्न करता है ना, यही है ना। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। ठीक है ना, 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 कह रहा है आपका, जून 2025 में उत्तर प्रदेश की धरती से पहला जो पेलोड मॉडल रॉकेट परीक्षण किस जिले से किया गया था, कुशीनगर से। आसान सा प्रश्न, ये सब करंट अफेयर के। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये जो PDF है आप लोग को, जो आपका कंपाइलेशन वाला ग्रुप है ना, उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो कंपाइलेशन ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो। 89 का आंसर यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया है। तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर क्या नाम है उसका, हारूप ड्रोन ना, हारूप ड्रोन आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित प्रोसेसर शक्ति चिप विकसित की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शक्ति चिप का विकास DRDO और IIT मद्रास ने किया है, और ये चिप आपका RISC-V आधारित ओपन सोर्स जो आर्किटेक्चर है उस पर आधारित है। 90 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बनना, बताइए। 90 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनना, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए ना, तो देखिए दूसरा तो सही है, पहला गलत इसलिए है कि इस जो शक्ति चिप इसका विकास DRDO नहीं, इसमें देखिए IIT मद्रास ने किया ज़्यादातर, लेकिन इसका सहयोग दिया था इसरो ने। ठीक है, इसरो ने सहयोग किया था यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग होता है वो। ठीक है, इस तरीके से गलत हो जाएगा आपको ना, आंसर केवल 2 बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो आपको पता है, इसमें मैंने कई बार बताया, अमे मित्र अर्थात आपके 4 स्टेट इसमें आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ना, ये आते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है इसमें। ठीक है ना, 91 का आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये कह रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो आपका न्यायिक स्वायत्ता है उसके परिप्रेक्ष्य में कोलेजियम प्रणाली के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको विचार कर बताना कि इनमें से कौन से आपके यहाँ पे क्या है, तो सही है। ठीक है, दिख रहा है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, दिख रहा होगा, चलिए बताइए। पहला कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है तथा उसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होते हैं। ये प्रणाली संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित की गई है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली बाध्यकारी न होकर केवल एक परामर्शदात्री व्यवस्था के तहत या फिर उसके रूप में कार्य करती है। कोलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति 1981 के जो न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता थी, उसमें दिए गए प्रथम न्यायिक न्यायाधीशवाद में हुई थी। बताइए 92 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो आंसर केवल एक सही लग रहा है। 92 का आंसर क्या बनेगा, बताइए।
तो केवल एक सही है, केवल पहला सही है, बाकी ये सब गलत है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर केवल एक आप लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा, केवल एक आपको यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत नागरिकों पर अधिरोपित मूल कर्तव्यों से संबंधित है। 93 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, देख लेते हैं। तो भारत की समृद्ध जो मिश्रित संस्कृति है, विरासत की रक्षा करना, ये तो है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। सामाजिक अन्याय और भेदभाव से वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करना, ये आएगा इसमें, ये तो नहीं आएगा ना इसमें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देना, ये आ सकता है। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने हेतु प्रयत्न करना, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो 1, 3, 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, मतलब सी वाला आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। 94 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, कथन कारण वाले प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कथन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होता है, जैसे कि संविधान के द्वारा निर्धारित है। कारण कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति एक स्वतंत्र कार्यपालिका प्रमुख के रूप में सैन्य निर्णयों में संसद या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। बताइए क्या आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 94। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कारण तो सबको पता है गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति एक स्वतंत्र कार्यपालिका प्रमुख के रूप में देश सैन्य निर्णयों में संसद या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करते हैं ना, स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा कारण। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आंसर लगाएगा, यहाँ पे ए सही है, परंतु आर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर लगा लीजिए आप लोग। सी वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 94 का आंसर आपका हो गया यहाँ पे सी। अगला कह रहा है कि यहाँ पे 95 निजता के अधिकार के अंतर्गत या अंतर्भूत भाग में या भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है किसको। यहाँ पे देखा जाए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आपका अर्थित होता है। कुल मिला जुला की बात हो रही है निजता के अधिकार की। तो प्रश्न संख्या 95 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, अनुच्छेद 21 आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 आएगा, भाग 3 में है, एक तरह से क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी वाला लगा लीजिएगा। इतना सब लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा जो आंसर है वही यहाँ पे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा का दर्जा आपके यहाँ पे प्राप्त है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 96 में, तो पता है आपको हिंदी है, और 1989 के आसपास उर्दू को भी एक तरह से राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। तो आंसर आपका 1 और 2 केवल बनेगा ना, 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि भारतीय मतलब कथन कारण, भारतीय निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अधिकतम 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कारण क्या, निर्वाचन आयोग की संरचना और शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में निहित है। आप ये तो गलत हो गया, 280 में तो वित्त आयोग आता है, नहीं 280 में कहाँ से वित्त आयोग। तो यहाँ पे क्या आंसर, देखिए पहला तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 280 में तो वित्त आयोग आएगा ना, 280 में वित्त आयोग आएगा। और वैसे भी निर्वाचन आयोग की संरचना और शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 के मध्य है, तो ये आना चाहिए था, इनमें से कोई आर्टिकल होगा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 98। ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलेनियम शहर जो होता है, मतलब मिलेनियम प्लस शहर यहाँ पे, ठीक है, नहीं है, मतलब वहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं रहती है। आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है, मुरादाबाद है। बताइए 98 का आंसर क्या बनेगा, तो 98 का आंसर मुरादाबाद नहीं होगा। 7 आपके जिले हैं। चलिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जिसको कहते हैं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही आपके नहीं है। बताइए 99 का आंसर क्या बनेगा, जैसे कि इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी मतलब अध्यक्ष होता है यहाँ पे ये बता रहा है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या गलत है ना, तो दरअसल यहाँ पे वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 100वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 100 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे शिमला समझौता है, भारत सोवियत मैत्री संधि है, फरक्का जल समझौता है, ताशकंद आपका समझौता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, इस हिसाब से शामिल करना है। तो यहाँ पे क्या आंसर बन सकता है, सबसे पहले शिमला समझौता होगा। हाँ ठीक है, सही बात है, एक ही में दिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया आपका। बाकी डेट नहीं भी पता तो हम लोग को ये आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या, भारत सोवियत मैत्री संधि है, फिर फरक्का जल समझौता है, फिर ताशकंद समझौता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 आंसर लगा लीजिएगा। नहीं ये नहीं आंसर बनेगा ना, मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पे डेट जरूरी है, थोड़ा सा देखा जाए डेट।
यहाँ पे डेट लिख देता हूँ तब सही रहेगा ना। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे आपका ताशकंद समझौता, अगर बात करें यहाँ पे ताशकंद समझौता 1966 में होता है ना, 1966 में। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो सोवियत संघ के साथ संधि और अनुमति होती है कब, 1971 में, 1971 में। फारक्का जल जो आपका एक तरह से संधि होती है कब होती है, बताइए आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे शिमला समझौता कब होता है, 1972 में होता है ये, 1972 में होता है। ठीक, 1972 में होता है। और फरक्का जल समझौता अगर देखा जाए तो ये सबसे अंतिम होता है, अगर देखा जाए इनमें से तो सबसे अंत में ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आंसर क्या बना, सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका ये 1966 वाला ताजकंद, फिर आपका क्या हो रहा है इसके बाद, तो इसके बाद हो रहा है आपको 1971 वाला, फिर आपको यहाँ पे देखा जाए तो 1972 वाला, फिर सबसे अंत में तो फरक्का जल समझौता होता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ये बना। ठीक, चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बताइए 101 का आंसर। तो यहाँ पे क्या बन जाए, कालिदास जी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा सही है ना, ये पूछा है। यहाँ पे ये सही है, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये आपका सही है, ये वाला, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे क्या है तो सही बता रहा है। ठीक है, 102 का। चलिए, 103 है आपको, यहाँ पे देखा जाए कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो ये करंट अफेयर में याद होना चाहिए, भरत मुनि की। ठीक है, भरत मुनि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मंदिर स्थापत्य, यहाँ पे कह रहा है कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। जैसे देखा जाए स्वतंत्र आधार अर्थात चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव, एक तरह से देखा जाए यहाँ पे उद्भव जो होता है ये गुप्त काल में माना जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि लानखा जो कि प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों के से संबंध इसका। खजुराहो के मंदिरों में मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे कह सकते हैं प्रारंभिक आपका यहाँ पे देखा जाए क्या है, तो स्वतंत्र आधार का मंदिर है। चलिए बताइए आंसर क्या बना 104 का। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका आंसर बन रहा है डी, 1, 2 और 3 सही है, चौथा कोई गलत। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आंसर 1, 2 और 3 लगा लीजिएगा, चौथा को यहाँ पे गलत है। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारणों में से आपको बताना कौन से थे, मतलब निम्न कारण दिए गए उनमें से कौन से थे। जैसे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। 105 का आंसर क्या बनेगा, तो 105 का आंसर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, नहीं ये नहीं हो सकता। इस तरीके से 1, 2, 3 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, तो मतलब ये आंसर आप लोग लगा सकते हैं 105 के लिए। ठीक है, चलिए 106 कह रहा है यहाँ पे कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो जहांगीर के शासनकाल के ना, जहांगीर के शासनकाल के थे। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। 106 कह रहा है कि रुद्रमा देवी के संदर्भ में निम्न में से आपको कुछ कथन देंगे, विचार कर बताना है कि कौन सा कथन सही है। रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांडव, उड़ीसा के पूर्वी गंगा जो गंग शासक थे तथा देवगिरी के आपका सेउना शासकों को पराजित किया था। बताइए यहाँ पे 107 का आंसर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला भी सही बन रहा है, दूसरा भी सही बन रहा है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सही बन रहा है, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी के सदस्यता मिलने का सबसे संभावित लाभ क्या हो सकता है। तो 108 का जो एक तरह से आंसर देखा जाए बुनियादी ढांचा वित्त पोषण, यही आपका एक तरह से सही आंसर है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में मध्य पूर्व में हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जैसे इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करना था। अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया। ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जवाबी हमला किया था। भारत ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। आपको सही उत्तर बताना है। चलिए बताइए 109 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको बताना क्या कि कौन सी आपके यहाँ पे देखा जाए सही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 109 जो प्रश्न है इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा ध्यान से, तो पहला कह रहा है इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करना, नहीं। देखिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन तो इजराइल ने चलाया था ईरान पे। दरअसल के जो उसके जो ठिकाने थे जहाँ पे वो एक तरह से न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा था उसको खत्म करना, साथ साथ बहुत अलग भी चीज़ें थी। तो ये आपका एकदम सही नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया था,
तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसी ने चलाया था, अमेरिका ने, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जवाबी हमला किया था, नहीं, ईरान ने दरअसल आपका क्या चलाया था, ऑपरेशन प्रॉमिस चलाया था ना, इस तरीके का ऑपरेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत जगह, क्योंकि मिडनाइट हैमर तो अमेरिका ने चलाया था, ये गलत है, ठीक है। नहीं नहीं, दूसरा तो आपका सही होना चाहिए ना, अमेरिका ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया था, ये सही है, ये माफ करिए, सही होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा। दूसरा, तीसरा गलत है, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जवाबी हमला नहीं, प्रॉमिस करके कुछ नाम है, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके तहत आपका यहाँ पे जवाबी हमला किया था, टू प्रॉमिस था, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तो अमेरिका ने चलाया था। भारत इस संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई नहीं है। दरअसल भारत ने यहाँ पे एक तरह से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या किया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो केवल 2 सही है, केवल 2 आपका यहाँ पे सही है, बड़ा लाजवाब प्रश्न है ये, ठीक है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 2 देशों ने की थी। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। भारत ने अब तक 2 बार T20 विश्व कप खिताब जीता है। पैट कमिंस ने लगता है 2 मैचों में हैट्रिक की। चलिए 110 का आंसर क्या बनेगा, आप लोग सिंपल से बताइए क्या बनेगा 110 का आंसर। देखिए जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच चुना गया था, बताइए यहाँ पे क्या आपको सही बताना है, कौन सा सही, मतलब सही नहीं बताना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 2 देशों ने की थी, सही है, यूएई और पाकिस्तान ने की थी, ये तो सही है। चलिए, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह नहीं बने थे, बने थे आपका शायद रोहित शर्मा जी बने थे, ठीक है, देख लीजिएगा वैसे। और भारत ने अब तक 2 बार T20 विश्व कप जीता, सही है, और पेट कमिंस ने लगता है 2 मैचों में हैट्रिक ली थी, सही है। अगला पर क्या कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक, रोहित शर्मा बने थे शायद मैन ऑफ द मैच। चलिए यहाँ पे माफ करिएगा, मुझे लग रहा था मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि विराट कोहली बने थे, विराट कोहली जी बने थे मैन ऑफ द, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैच, यहाँ पे विराट कोहली लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा विराट कोहली, विराट कोहली जी बने थे। और जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक, चलिए हो गया ना। अगला कह रहा है लखनऊ में भारत का पहला सैनिक स्कूल स्थापित होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 111 का आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे, ये तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे कह रहा है जो मेजरेना है फर्स्ट, ये क्या है, तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित क्या है, तो एक प्रायोगिक क्वांटम चिप है ना ये। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर बनेगा ना, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से सी आंसर आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इस तरीके से आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि वो हिल जा रहा है, ठीक। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112 के लिए सही। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, ये कह रहा है आपका प्रश्न कि बजट 2025-26 में कुल व्यय का कौन सा घटक सबसे बड़ा है, तो रक्षा का ही सबसे बड़ा है, कि रक्षा की किसका बताइए। नहीं नहीं, ये क्या पूछ रहा है, मतलब मंत्रालय नहीं पूछ रहा, माफ करिएगा, बजट 2025-26 में कुल व्यय जो व्यय होता है उसका सबसे बड़ा घटक किसको जाता है, तो बताइए इनमें से रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, पेंशन, या फिर यहाँ पे ब्याज भुगतान होता है लगभग, ठीक है। इस तरीके से ब्याज भुगतान होगा, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ हम लोग देते हैं, तो ब्याज भुगतान, इनमें से ऑप्शन में शायद इस बार किसी और को दिया गया है, मतलब आता तो उधार से ही है ना, तो जाएगा भी कहाँ पे, ब्याज भुगतान में, ठीक है। चलिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन से कथन आपके क्या है, तो भैया सही है ना, ठीक है। इस रिपोर्ट को विपो ने आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो पोर्ट रूल्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से प्रकाशित किया था, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है कि भारत 2011 से लगातार इनोवेशन जो ओवर परफॉर्मर होता है उसमें रहा है, चलिए मान ये भी सही है। बट वैश्विक नवाचार रैंकिंग टॉप 30 में शामिल है, नहीं ये गलत है। इस तरीके से एक और 2 आंसर आपको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है आपका कि भारत सरकार ने किस तिथि को प्रति वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो 17 सितंबर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, 115 का आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 115 का आंसर आपका 17 सितंबर हो जाएगा, ठीक। 116 कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सेमीकंडक्टर इकाई और यहाँ पे राज्य कहाँ पे बन रही है उसको शामिल करना है। 6 बन चुकी है ना, तो वही आपका यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 116 के लिए। तो यहाँ पे सिंपल से देखा जाए माइक्रोन ATMP, माइक्रोन ATMP आपका कहाँ बन रहा है, तो कैसे मैंने आप लोग को याद करवाया था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो गुजरात में है, यहाँ पे देखा जाए गुजरात, ठीक है, ये गुजरात में चलाएगा। टाटा PSMC फैब, तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये आपका गुजरात धोलेरा में भी है, ठीक है। और TSAT टाटा ATMP, तो ये असम में ना, ये आपका कहाँ पे जाएगा, तो असम हो जाएगा, ठीक। और SCL ऑफ फॉक्सकॉन, ये तो सबको पता उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये तो पता ही होगा। डी पे 3 पे देखा जाए, डी से 3
डी से 3 पे कहीं मिल रहा है तो एक ही से आंसर बन जाता आपको यहाँ पे देखा जाए तो। डी पे 3 कोई बात नहीं, पूरा जाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। आंसर आपका ये बन रहा है, ठीक। चलिए ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला यहाँ पे हमें क्या करना है, सैन्य अभ्यास दिए गए उनके जो भागीदार देश होते हैं। तो आइए शामिल करते हैं प्रश्न संख्या 117 को भी हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले नोमैडिक एलिफेंट, तो ये आपका मंगोलिया के साथ होता है, भारत और मंगोलिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा आपको। इसके बाद शक्ति किसके साथ होता है, भारत और फ्रांस के साथ होता है ना। इंद्र रूस के साथ होता है, भारत और रूस। धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक हो गया ना। चलिए अगला आपका यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए, ये कह रहा है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे ये मिशन 6 वर्षों के लिए आरंभ किया गया है, तो दलहन वाला आपका 6 वर्षों के लिए आरंभ किया गया है, कपास वाला शायद 5, दलहन वाला 6 वर्ष के लिए, सही है ना, सही है। इसका उद्देश्य दलहनों की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है। यह मिशन जलवायु अनुकूल बीजों पर भी बल देता है। इसका एक उद्देश्य प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना भी है। कौन सा सही नहीं बताना ना आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका बी वाला सही नहीं है, ठीक है। 3 दालें हैं इसमें, उड़द मसूर और तूर है ना, ये 3 दालें हैं ना, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है सही है ये। यहाँ पे क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यहाँ पे ये रहा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए भी, मतलब रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये तो कहता है कर्जन ना, कौन कहता है, कर्जन ही कहता है ना, कर्जन कहता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हमें सुमेल करना है थोड़ा सा, कुछ व्यक्ति हैं और संस्था आंदोलन है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न संख्या 120 में। सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी, तो ये क्या बनाते हैं बताइए आप लोग। दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, फिर आपका अब्दुल गफ्फार खान है, राजा राम मोहन रॉय है, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। आसान सा प्रश्न है, आप सब लोग को ये प्रश्न लगभग आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रश्न आप सब लोग को यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से आ ही रहा होगा। सबसे पहले खान जो अब्दुल गफ्फार खान, ये खुदाई खिदमतगार बनाए थे, यहाँ पे मिला देते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक। और देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करते हैं तत्वोधनी सभा, और दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है, 1875 में। तत्वोधनी सभा 1839 में, ब्रह्म समाज 1828 में। तो डेट भी थोड़ा याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से देखा जाए आंसर क्या बना, ए पे 3 है, ए पे 3, ठीक है। और बी पे क्या है आपका, तो बी पे 1 होगा, ए पे 3 बी पे 1। तो इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे क्या बना, और सी पे क्या, सी भी देखना पड़ेगा, सी पे 4 है, तो आंसर आपका ए बना, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए, इंग्लिश में देखते रहिएगा आप लोग, यहाँ पे इस तरीके से इतनी मेहनत इंग्लिश के लिए भी हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो बताइए यहाँ पे 121 का आंसर क्या हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए 122 का आंसर क्या बनेगा। तो देखिए पहला तो सत्य है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए जितने भी बड़े नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके मतलब जेल में डाल दिया गया था। ये कह सकते हैं स्वतः फुर्त आंदोलन था, स्वतः चलने वाला आंदोलन था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये सत्य परंतु आरा सत्य, यही बनेगा ना। इस तरीके से आंसर ये लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पे 122 का, ठीक है। अगला कह रहा है आपके यहाँ पे कथन कारण है 123 में। ये कह रहा है कथन कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। चलिए बताइए 123 का आंसर क्या बनेगा। देखिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरीके से क्या करिए, पहले अपने पैर भारत का मैप बनाइए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का उत्पादन अधिक होता है। दरअसल इसलिए अधिक होता है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जाती हैं और अपना जो निक्षेप होता है ना, मतलब एक तरह से जो अवसाद होता है उसका निक्षेपण यहाँ पे करते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा होता है और नदियाँ हैं, सिंचाई भी अच्छी खासी यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये बात गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जिससे बहुत ज़्यादा वर्षा की तरफ पश्चिमी तट पर होती है। तो ये आपका कारण जो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो आंसर क्या बना, ए सही है, परंतु आर आपको यहाँ पे गलत रहेगा ना, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 124 कह रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि
जो विकास योजना है उसका मूल घटक है। वर्ष 2022-23 में इसे मृदा स्वास्थ्य व उर्वरता नामक घटक के रूप में आपका एक तरीके से देखा जाए तो RKVY में सम्मिलित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कार्ड जो होती है उस पर मृदा में उपस्थित सभी जैविक गुणों या सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का भी आकलन किया जाता है। इससे भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। आपको सही बताना 124 का आंसर क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे सिंपल सा 2 और 4 सही बता रहा है, बाकी सब गलत है। ठीक है, 2 और 4 आपके यहाँ पे सही बता रहा है। आंसर आपका 2 और 4 मतलब आपका ए आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक ठीक, चलिए 124 हो गया। 125 देखते हैं। 125 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य आपका संगठक है, मतलब कंपोनेंट है किसका, तो आपका मेन कंपोनेंट है सीमेंट का। ठीक है, यहाँ पे बताइए कौन सा। तो बेसिकली देखा जाए वैसे सीमेंट के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है। ठीक, यहाँ पे देखा 125 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो चूना पत्थर होगा ना, चूना पत्थर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है हाल ही में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो योजना है के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार कीजिए। जैसे पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने, आपका देखा जाए यहाँ पे पहला कथन है कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की तीव्रता को 45% की कमी का लक्ष्य रखा है। 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 50% गैर जीवाश्म जो ऊर्जा स्रोत होती है जैसे कि सौर, पवन, इस तरीके से ऊर्जा होती है उससे प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य भारत के लिए 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। भारत सरकार ने सभी MSME इकाइयों को CCTS के अंतर्गत लाने का अनिवार्य निर्णय भी लिया है। 126 का आंसर क्या बनेगा बताइए। तो सबसे पहले देखा जाए पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, और तीसरा तो बिल्कुल सही है, और देखा जाए यहाँ पे दूसरा भी बिल्कुल सही है। ये सब ये जो 2 आपके स्टेटमेंट है ये मिलेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए चौथा ये आपका गलत है। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पे गलत है। तो प्रश्न संख्या 126 का आंसर आपका बनेगा 1 2 3। 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे ए वाला। ठीक है, चलिए 127 क्या कह रहा है हमें सुमेल करना है, जो आपके चक्रवात का स्थानीय नाम है और उनसे संबंधित जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं तो क्षेत्र कह सकते हैं या फिर देश कह सकते हैं, जो भी। विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ पे आता है, जो आपका हरिकेन है वो कहाँ पे आता है, तो USA में। टाइफून कहाँ पे आता है, तो चीन में। टाइफून जापान में आता है, कंफ्यूजन होती है यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ। बागियो कहाँ पे आता है, तो फिलीपींस में आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जा रहा है बताइए आपको। प्रश्न संख्या 127 का आंसर बन जा रहा है बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जा रहा है। ठीक है ना, चलिए 128 कह रहा है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि मध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र जो होते हैं वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। आपको सही बताना है। चलिए 128 का आंसर बताइए क्या आपका सही बन रहा है। सबसे पहला कथन देखते हैं, भूमध्यवर्ती मतलब यहाँ पे कह रहा है इक्वेटोरियल रीजन जो होता है उसमें वर्ष 4 मुख्य ऋतु में विभाजित होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। बेसिकली जो 4 मुख्य ऋतु होती हैं या कह सकते हैं तो ये ऋतु पाई जाएंगी आपका जो एक तरीके से जब भूमध्य रेखा के ऊपर साइड जाएंगे, बेसिकली जो आपका 23.5 का रीजन है ना, ये मतलब 20 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो उधर पाई जाती है। भूमध्य जो आपका क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा एक समान होता है, वर्षा होती है, तो कहाँ वहाँ पे इस तरीके से 4 आपकी ऋतुएं पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी ना, गलत हो जाएगा ये। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, तो ये भी आपका गलत है। ये भी आपका यहाँ पे देखा जाए गलत है, क्योंकि जो भूमध्य सागरीय जलवायु उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ठंडियों में ज़्यादा वर्षा होती है, गर्मियों में नहीं। ठीक है, गर्मी में ठंडी में ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें चीन की तरह जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, बताइए आप लोग यहाँ पे। हाँ, तो ये सही है, होती है। और उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं, ये भी है। इस तरीके से आपका 3 और 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या है, तो सही लग रहा है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा के रूप में प्रभावित होती है। 129 का आंसर आप सबको पता बेंगुला हो जाएगी। ठीक है, बेंगुला आपका आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति की रिक्त स्थान एक तरीके से आपका देखा जाए तो भरा जाना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे डी वाला सही है। राष्ट्रपति के लिए 6 महीने का है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग, कन्फ्यूजन हो सकती है, ये प्रश्न पूछ देगा तो गलत के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, बताइए।
द बिल यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अमेंडमेंट बिल होता है वो कहाँ पे लाया जा सकता है, यही पूछ रहा है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आप लोग। तो बेसिकली ये तो या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा कहीं भी आ सकता है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे प्रश्न जो है ये कह रहा है कि जो सरकारिया आयोग था उसकी सिफारिश का संबंध है किससे। तो 1983 में सरकारिया आयोग का गठन होता है। ठीक। और बेसिकली केंद्र और राज्यों से संबंध की बात करते हैं, तो इस तरीके से केंद्र राज्यों के जो पारस्परिक संबंध है उनसे संबंधित था। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है 133, यहाँ पे सुमेल करना। तो सुमेल करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं और किस विषय से संबंधित है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 133 में। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 131, इसमें क्या आएगा, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो संविधान का मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है। इसमें बेसिकली अंतर सरकारी कानून विवाद क्षेत्र ये सब आ सकते हैं, तो इसमें आ सकता है। अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करूँ इसमें क्या आएगा, अनुच्छेद 32 में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो इसमें मूल अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, संवैधानिक उपचार है इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, यही है ना। ठीक। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो 50-50 न्यायपालिका और जो मतलब न्यायपालिका की यहाँ पे जो बात हो स्वतंत्रता ये हो सकती है, यहाँ पे सही है। 360 में क्या वित्त आपातकाल है, ये भी सही है इस तरीके से। ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा प्रश्न संख्या 133 के लिए, तो बनेगा आपका आंसर यहाँ पे ए आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन जा रहा है। ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए 134 देख लेते क्या कह रहा है कि मान लीजिए भारत, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए भारत सरकार किसी एनजीओ को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत देश की एकता को खतरे में डालने के आरोप में ब्लैकलिस्ट करती है, तो ऐसे में वह एनजीओ किस संवैधानिक उपचार का उपयोग कर सकता है। 134 का आंसर बनेगा अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका का प्रयोग कर सकता है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर ए बन जाएगा। अगला क्या 135, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की बात यहाँ पे हो रही है तो ध्यान से आंसर लगाइएगा, भारतीय गृह मंत्री। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी आंसर बन जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांत से सबसे अधिक मेल खाती है। 136 का आंसर आपका जो लोकतंत्र का एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे क्या है, तो सुदृढ़ीकरण है एक तरीके से, ये आपका हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी बात होती है यहाँ पे ना, यही होती है ना। इसीलिए तो वन आपका यहाँ पे देखा जाए मतलब एक तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात को यही तरह से एक तरह से ये बताता है कुल मिला जुला के। ये कह रहा मान लीजिए एक राज्य सरकार ने नगर निगम की 50% आरक्षण सीमा को पार करते हुए महिलाओं को 60% सीटें आरक्षित कर दी। ठीक है, कर दी। तब इस स्थिति में कौन सा संवैधानिक सिद्धांत उल्लंघन की आशंका दर्शाता है। 137 का आंसर आपका बनेगा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 के तहत है। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन वन्य जो आपके प्राणी हैं उनके विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे देखा जाए 138 का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये कारण है, जंगलों में आग लगा देना ये भी है, वन्य जो प्राणी है उनका अवैध वाणिज्यीकरण या शिकार एक तरह से भी है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। इस तरीके से है मतलब डायरेक्ट मतलब नहीं है। ठीक है। अगला देखा जाए यहाँ पे स्थल है और संरक्षित जीव है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे 139 का आंसर देते हैं हम यहाँ पे काजीरंगा, तो एक सिंह वाला गैंडा बेसिकली असम में। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए कहाँ पे, गुजरात में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो एक तरीके से ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड वाला ना, जो कि सबसे कह सकते हैं कि पुराना या फिर पहला नेशनल पार्क यही है। तो ये किसके लिए आपका यहाँ पे देखा जाए तो हो सकता है, बताइए। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए हो सकता है। चलिए और बात करें यहाँ पे जो वेलिंकन क्या लिखा है, वेलनिकोंटा अभ्यारण्य है एक तरीके से, तो ये आपका किसके लिए हो सकता है, तो उस लेवेंडर लोरिस होता है उसके लिए हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब ए आंसर आपका बन रहा है ना, ये आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक। चलिए हो गया ये आपका प्रश्न संख्या 139 हो गया। अब 140 का कह रहा देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इंग्लिश में भी दिख रहा होगा। ठीक। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोसिस्टम सर्विस। तो परागण, जो परागण होता है, खाद्य उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन, जल शोधन। मतलब 140 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला आपका क्या रहा है यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, कथन कारण है ना। ठीक। चलिए कथन कह रहा है कि एक
धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण कह रहा है कि धातु जो अणु हैं उनके पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। 141 का आंसर क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे देखा जाए कथन तो सही है, कारण आपको यहाँ पे गलत बता रहा है, तो ए सही है परंतु आर आपके यहाँ पे क्या है तो गलत है। ठीक, सोचिए कुछ सोचिए दोस्त, हमें सुमेल करना है। आइए सुमेल करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कुछ आपके वैज्ञानिक हैं उनके जो कह सकते हैं आविष्कार और सिद्धांत है उनके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो प्रश्न संख्या 142 का आंसर देखा जाए थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैक्सवेल, तो विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत इन्होंने दिया था। न्यूटन की बात करें तो गति का नियम इन्होंने दिया था। आइंस्टीन की बात करें सापेक्षता का सिद्धांत वो दिया था इन्होंने। और हाइजेनबर्ग की बात करें तो यहाँ पे अनिश्चितता सिद्धांत इन्होंने दिया था। आमने सामने सुमेल हो जा रहा है, आपका आंसर यहाँ पे 1 2 3 4 बन जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 143 का आंसर ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक, चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है, मतलब मूलतः उत्तरदायी था। Which one of the following groups of element was primarily responsible for the origin of life on the earth? आंसर आपका 144 का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो बाद में बनेगी ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आएगी तब बनेगी। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाला। कह रहा है गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। 145 का आंसर ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल होते हैं उन्हीं कारण। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। ठीक, कह रहा है किस कोशिका को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 147वां, कह रहा है कि जो पत्तियां होती है उनकी कौन सी संरचना गैसों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। विच स्ट्रक्चर इन लीव्स रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपके ऑप्शन ये रहे, बताइए 147 का आंसर क्या बन सकता है। तो स्टोमेटा ही बनता है, स्टोमेटा जो छिद्र होते हैं। ठीक है ना, चलिए जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम जो फूड होता है उसका परिवहन करता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अगला कह रहा है 148 में यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव की संख्या बहुत घट जाए तो इसका सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा। 148 का आंसर क्या बनेगा, तो आपका प्रोटीन संश्लेषण पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इससे क्या होता है, तो आपका नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए तो जाना जाता है ना, तो इसलिए आपका प्रोटीन संश्लेषण पर पड़ेगा प्रभाव। अगला क्या, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष आपका यहाँ पे 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न ये कह रहा है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। इसका उद्देश्य हर जिले में या फिर हर जिले के जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनको वैश्विक पहचान देना है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। यह भारत सरकार की योजना है। आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा भी सही है, और ये भारत सरकार की योजना नहीं है अभी। ठीक है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश की योजना आई है, तो 1 और 2 आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग आपका 1.5 घंटे में, आपका 1 घंटा 20-22 मिनट में पूरा टेस्ट सॉल्व किया। दरअसल क्या था ना, मैं सिंपल सा आपको चीज़ बता दूं, इसमें थोड़ा सा व्याख्या नहीं दी गई है, वही चीज़ बताई गई है जो आपका एक तरीके से देखा जाए जो यहाँ पे किस मतलब बेसिकली ज़्यादातर आंसर ही बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रश्न को मतलब जो टेस्ट इसको सॉल्व किया। तो बाकी यही मैं कहूँगा कि टेस्ट में जो आपका एक तरह से प्रश्न है ना PYQ बेस्ड ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो PYQs है वो भी तैयार होंगे, साथ साथ में कुछ बहुत अच्छे नए प्रश्न भी हैं। तो इसलिए आप लोग ये पहला टेस्ट है थोड़ा सा आप लोग को आसान लगेगा, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ा आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये टेस्ट आपके अच्छे हो जाए, मतलब एक तरह से कठिन भी हो सकते हैं। ठीक है, कठिन होंगे भी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला टेस्ट है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये पूरे 5 टेस्ट मार्केट में है, इनको मैं जल्दी मतलब एक तरीके से 1 दिन के अंतराल पे करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो कुल मिला जुला के 10 दिन में आपका ये पूरा 5 हो जाएंगे। हाँ, इनकी जो PDF है उसके लिए आप लोग को सिंपल सा कंपाइलेशन वाला ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी PDF आप लोग को प्राप्त हो जाएगी इस तरीके से टिक लगी वाली। ठीक है, या फिर कुछ जो गलत क्यों है ये थोड़ा मैं आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कम से कम अगर देखा जाए तो 150 प्रश्न, तो 15×5 = 75 होता है, तो 750 प्रश्न फिर से तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। बाकी आपको कोई सुझाव होगा ना तो आप लोग जरूर बताइएगा कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जरूर अपना कोई भी सुझाव बता सकते हैं। चलिए फिर आज का टेस्ट यहीं तक, मिलते हैं कल, धन्यवाद।